एक सवाल है जो शायद हम सब कभी न कभी सोचते हैं कि जिंदगी को मतलब क्या देता है। खास तरह पर तब जब हालात बहुत मुश्किल हों। हाँ, सबसे मुश्किल, सबसे अंधेरे पलों में भी, जब किसी इंसान से उसका सब कुछ छीन लिया जाए, उसकी आजादी, उसका घर, उसके अपने लोग, यहाँ तक कि उसका नाम भी। तो वो कौन सी एक चीज है जो उसे टूटने से बचाती है? ये बहुत गहरा सवाल है। और आज हमारी बातचीत इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द है। हम बात कर रहे हैं विक्टर ई फ्रैंकल की एक किताब के बारे में, जो सिर्फ एक किताब नहीं है। मैन सर्च फॉर मीनिंग। हाँ, ये इंसान के हौसले की, उसके जज्बे की एक सच्ची कहानी है। बिल्कुल, जो सीधे मौत के मुंह से निकल कर हुई है। तो आज हमारा मिशन साफ है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भयानक से भयानक दुख और तकलीफ के बीच भी जीने का मकसद कैसे ढूंढा जा सकता है। और हम फ्रैंकल के तजुर्बों और उनकी जो सोच थी, लोगोथेरेपी, उसकी तह तक जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है विक्टर फ्रैंकल से। वियना के एक बहुत जाने माने न्यूरोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट थे वो। एक कामयाब डॉक्टर जिनका भरा पूरा परिवार था, सब कुछ था। और फिर दूसरा विश्व युद्ध हुआ और नाजियों ने उन्हें पकड़ लिया। और एक पल में वो डॉक्टर फ्रैंकल से सिर्फ एक नंबर बन गए, कैदी नंबर 119104। सब खत्म, परिवार, काम, पहचान, सब कुछ। और यहीं से उस नर्क जैसी जगह पर फ्रैंकल का जो साइकियाट्रिस्ट वाला दिमाग है, वो काम करना शुरू कर देता है। अच्छा। वो सिर्फ एक कैदी नहीं रहते, बल्कि एक ऑब्जर्वर बन जाते हैं। वो देखते हैं कि कैंप की उन अमानवीय परिस्थितियों में कुछ लोग बहुत जल्दी हार मान लेते हैं। उनकी आंखों की चमक चली जाती है, जीने की इच्छा मर जाती है, और कुछ ही दिनों में वो सच में मर जाते हैं। और कुछ दूसरे लोग थे। हाँ, कुछ दूसरे लोग थे जो उन्हीं हालात में उतनी ही भूख और तकलीफ सहते हुए भी किसी तरह जिंदा बच जाते हैं। तो ये फर्क क्यों था? क्या वो फिजिकली ज्यादा मजबूत थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। फ्रैंकल ने यही तो पाया, फर्क जिस्मानी ताकत का नहीं था, दिमागी ताकत का था। हाँ, दिमागी और रूहानी ताकत का। जिनके पास जीने की कोई वजह थी, भविष्य की कोई उम्मीद, कोई मकसद था, वो टिके रहे। जिनके पास कोई क्यों था, वो हर कैसे को सह गए। बिल्कुल। फ्रैंकल ने इस पूरी मनोवैज्ञानिक यात्रा को 3 हिस्सों में बांटा भी है ना? हाँ, उन्होंने कैदियों की हालत को, उनकी जो साइकोलॉजिकल जर्नी थी, उसे 3 स्टेज में समझा। ओके। पहला था शॉक, सदमा। हाँ, जब लोगों को पहली बार ट्रेन से उतारकर कैंप में लाया जाता था, तो उन्हें यकीन ही नहीं होता था कि ये सब सच है। एक बुरे सपने जैसा। बिल्कुल। ये अविश्वास, ये शॉक एक्चुअली दिमाग का एक तरीका था उन्हें उस भयानक सच्चाई से बचाने का, कुछ देर के लिए। और इसके बाद? कुछ हफ्तों बाद दूसरा स्टेज आता था, उदासीनता, एपैथी। मतलब इमोशनली सुन्न हो जाना। हाँ, एक तरह का भावनात्मक सुन्नपन। रोज रोज की मारपीट, मौतें, जुल्म, ये सब देखकर उनकी भावनाएं जैसे मर जाती थीं। जो कि जिंदा रहने के लिए जरूरी था। बिल्कुल जरूरी था। फ्रैंकल एक किस्सा बताते हैं कि जब उनके एक दोस्त की लाश को बिना किसी भावना के घसीट कर ले जाया जा रहा था, तब भी उन्हें कुछ महसूस नहीं हुआ। वो बस अपना सूप पीते रहे। अगर वो हर मौत का मातम मनाते तो शायद एक दिन भी जिंदा नहीं रह पाते। हाँ। ये सुन्न हो जाना ही जिंदा रहने की कीमत थी। और तीसरा था पहचान का खोना, डिपर्सनलाइजेशन। अब कोई डॉक्टर नहीं था, कोई वकील या टीचर नहीं था। सब सिर्फ एक नंबर थे। उनकी अपनी पहचान, उनका मैं, वो लगभग मिट चुका था। हाँ, लेकिन इसी खालीपन में, इसी पहचान के खो जाने में एक अजीब सी साफगोई भी आती थी। वो कैसे? जब आपके पास कुछ नहीं बचता, तब आपको समझ आता है कि असल में क्या मायने रखता है। परिवार, प्यार, आपके सिद्धांत, वो चीजें जो कोई छीन नहीं सकता। या ये अविश्वसनीय है। मतलब गार्ड्स के इतने कंट्रोल के बावजूद क्या कैदियों के पास सच में कुछ भी ऐसा था जो उनका अपना हो, जिसे कोई छीन ना सके? यही तो इस किताब का दिल है। अच्छा। गार्ड्स उनके शरीर को कैद कर सकते थे, उन्हें भूखा रख सकते थे, उनसे काम करवा सकते थे, उन्हें मार भी सकते थे। हाँ, मार भी सकते थे। लेकिन एक चीज थी जो उनके कंट्रोल से पूरी तरह से बाहर थी। और वो क्या थी? वो थी इंसान की आखिरी आजादी। आखिरी आजादी? किसी भी हालात में अपना नजरिया, अपना एटीट्यूड चुनने की आजादी। 1 मिनट, मतलब उनकी आखिरी आजादी ये सोचना थी कि वो कैसे सोचेंगे।
ये तो दिमाग को झकझोर देने वाला विचार है। बिल्कुल, फ्रैंकल ने लिखा, और ये उनकी किताब की शायद सबसे दमदार लाइन है। एक इंसान से सब कुछ छीना जा सकता है सिवाय एक चीज के, इंसान की आखिरी आजादी। किसी भी दी गई परिस्थिति में अपना रवैया चुनने की आजादी, अपना रास्ता खुद चुनने की आजादी। बाहर जो हो रहा है वो आपके हाथ में नहीं है, पर आप उस पर रिएक्ट कैसे करते हैं, ये हमेशा आपका चुनाव होता है। लेकिन ये सुनने में बहुत आदर्शवादी लगता है। मतलब क्या सच में कोई इंसान जो भूखा हो, बीमार हो, जिसे हर पल मौत का डर हो, वो अपने नजरिए को चुनने की मानसिक स्थिति में होता है? ये प्रैक्टिकल कैसे हो सकता है? ये मुश्किल है, बहुत मुश्किल, लेकिन नामुमकिन नहीं। फ्रैंकल ने इसके जीते जागते उदाहरण देखे। जैसे कि वो बताते हैं कि कुछ कैदी बैरकों में दूसरों को अपना आखिरी रोटी का टुकड़ा दे देते थे, दूसरों को तसल्ली देते थे। ये छोटे छोटे चुनाव थे। उन्होंने ये भी देखा कि जो लोग ये कल्पना करते थे कि जंग खत्म होने के बाद वो अपने परिवार से मिलेंगे, या कोई वैज्ञानिक जो मन ही मन अपनी अधूरी किताब पूरी करने के बारे में सोचता था, उनके बचने की संभावना ज्यादा थी, बहुत ज्यादा थी। भविष्य की एक तस्वीर, एक उम्मीद उन्हें वर्तमान के नर्क में जीने की ताकत दे रही थी। फ्रैंकल ने खुद भी तो ऐसा ही किया था। हाँ, वो खुद को ये कल्पना करते हुए जिंदा रखते थे कि वो जंग के बाद अपने स्टूडेंट्स को इन्हीं कंसंट्रेशन कैंप की साइकोलॉजी पर लेक्चर दे रहे हैं। वाह, मतलब अपनी तकलीफ को ही उन्होंने अपनी रिसर्च का विषय बना लिया। बिल्कुल, इस सोच ने उनकी पीड़ा को एक मकसद दे दिया। और इसी अनुभव से उनकी लोगोथेरेपी का जन्म हुआ है ना? एकदम सही। लोगोथेरेपी का जो मूल विचार है वो फ्रॉइड और एडलर जैसे मनोवैज्ञानिकों से अलग है। कैसे? देखिए, फ्रॉइड कहते थे कि इंसान की सबसे बड़ी प्रेरणा सुख की तलाश है, प्लेजर। हाँ, प्लेजर प्रिंसिपल। और एडलर कहते थे शक्ति की तलाश, पावर। लेकिन फ्रैंकल ने कहा नहीं, इंसान की सबसे गहरी और बुनियादी प्रेरणा है अर्थ, यानी मीनिंग की तलाश। हम सब अपनी जिंदगी में एक मकसद खोजना चाहते हैं। अच्छा, तो ये मकसद या अर्थ मिलेगा कहाँ? क्या इसके लिए कोई फॉर्मूला है? कोई एक फिक्स फॉर्मूला तो नहीं है, लेकिन फ्रैंकल ने 3 मुख्य रास्ते बताए। ओके। पहला है काम के जरिए, थ्रू वर्क। कुछ बनाना या कुछ करना। हाँ, कुछ ऐसा करना जिसमें आपका दिल लगे। जरूरी नहीं कि आप कोई महान कलाकृति बनाएं, बस अपना काम पूरी ईमानदारी और लगन से करना भी जिंदगी को मतलब दे सकता है। ठीक है, और दूसरा रास्ता? दूसरा रास्ता है प्रेम के जरिए, थ्रू लव। किसी इंसान को गहराई से जानना, उसकी परवाह करना। फ्रैंकल कहते हैं कि कैंप के सबसे अंधेरे पलों में वो अपनी पत्नी की छवि को याद करते थे, उनसे मन ही मन बातें करते थे। ये प्यार की भावना उन्हें हिम्मत देती थी। हाँ, भले ही उन्हें ये भी नहीं पता था कि उनकी पत्नी जिंदा भी हैं या नहीं। प्यार अपने आप में एक मकसद बन जाता है। और तीसरा रास्ता? वो सबसे अनोखा है, सबसे गहरा। हाँ, तीसरा रास्ता समझना सबसे मुश्किल, लेकिन शायद सबसे गहरा है, पीड़ा के जरिए, थ्रू सफरिंग। दर्द के जरिए। हाँ, फ्रैंकल का कहना था कि जब आप किसी ऐसी स्थिति में फंस जाएं जिससे आप बच नहीं सकते, जैसे कोई गंभीर बीमारी या कोई बड़ा नुकसान, तब भी आपके पास अर्थ खोजने का एक मौका होता है। ये कैसे हो सकता है? मतलब दर्द में, मतलब कैसे मिल सकता है? मतलब दर्द में नहीं है, मतलब दर्द के प्रति आपके रवैये में मिलता है। अच्छा। जब पीड़ा को टाला नहीं जा सकता, तो चुनौती ये होती है कि हम उसका सामना कैसे करते हैं। क्या हम हिम्मत और गरिमा से उसका सामना करते हैं, या कड़वाहट और निराशा में डूब जाते हैं? बिल्कुल। जब कोई इंसान अपनी असहनीय पीड़ा को साहस के साथ सहता है, तो वो उसे एक मानवीय जीत में बदल देता है। वो दर्द को एक मकसद दे देता है। इस तरह जिंदगी का सबसे बुरा अनुभव भी सार्थक बन सकता है। हाँ, ये सोच बदलने वाली बात है, लेकिन इसे कोई गलत ना समझ ले। फ्रैंकल ये तो नहीं कह रहे कि हमें दुख या तकलीफ की तलाश करनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये बहुत जरूरी बात है। वो मसोकिज्म की वकालत नहीं कर रहे, यानी खुद को तकलीफ देने की। हाँ, उनका कहना है कि अगर दुख से बचा जा सकता है तो जरूर बचना चाहिए। लेकिन जो दुख से बचा नहीं जा सकता, जो जिंदगी का हिस्सा है, उसे एक मौके की तरह देखना चाहिए। बिल्कुल, बेहतर इंसान बनने का मौका, हिम्मत दिखाने का मौका। यहीं पर शायद वो नीत्शे की कही बात को याद करते हैं ना? हाँ, दार्शनिक नीत्शे की वो मशहूर लाइन, जिसके पास जीने के लिए क्यों है, वो लगभग हर कैसे को सह सकता है। ये लोगोथेरेपी का सार है। अगर क्यों साफ है, तो आप किसी भी कैसे का सामना कर लेंगे। और ये क्यों जिम्मेदारी की भावना से जुड़ा है। जिम्मेदारी। हाँ, फ्रैंकल कहते थे कि हमें जिंदगी से ये नहीं पूछना चाहिए कि जिंदगी का अर्थ क्या है,
बल्कि ये समझना चाहिए कि जिंदगी हमसे सवाल पूछ रही है। हर पल, हर हालात में जिंदगी हमसे पूछती है, तुम क्या करोगे, तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है। और हमारे काम, हमारे चुनाव ही इन सवालों के जवाब हैं। बिल्कुल, ये जिम्मेदारी लेना ही जिंदगी को मतलब देता है। अब आते हैं उस हिस्से पर जो फ्रैंकल ने सिर्फ कैंप के लिए नहीं लिखा था। उन्होंने एक तरह से हम सबके लिए, आज के समाज के लिए लिखा था। उन्होंने एक भविष्यवाणी सी की थी कि भविष्य में इंसान भूख से नहीं बल्कि एक अजीब से खालीपन से जूझेगा। इसी को उन्होंने अस्तित्वगत शून्य, एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम कहा। एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम। हाँ, इसे आप एक ऐसे अंदरूनी कुएं की तरह समझ सकते हैं जिसमें पानी नहीं है, खाली कुआं। बिल्कुल। आप बाहर से कितनी भी चीजें, पैसा, शोहरत, पार्टियां, गैजेट्स उसमें डालते रहें, वो कभी भरेगा नहीं, क्योंकि उसे अर्थ रूपी पानी की जरूरत है। ये गहरी उद्देश्यहीनता की भावना है, ये महसूस करना कि जिंदगी का कोई पॉइंट नहीं है। मतलब फ्रैंकल दशकों पहले ही आज की सबसे बड़ी समस्या को देख रहे थे। हाँ, हम आज जिसे बर्नआउट या मीनिंगलेसनेस कहते हैं, वो असल में यही अस्तित्वगत शून्य है। सही बात है। लोग बेहतर सैलरी के लिए जॉब तो बदल रहे हैं, पर वो खालीपन फिर भी बना रहता है, क्योंकि वो अर्थ नहीं खोज रहे, सिर्फ अगला टारगेट पूरा कर रहे हैं। बिल्कुल। और इस खालीपन के नतीजे हम हर तरफ देख रहे हैं। डिप्रेशन, एंजाइटी, नशे की लत। लोग इस खालीपन को भरने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, लेकिन वो गलत जगह ढूंढ रहे हैं। फ्रैंकल की एक बहुत गहरी बात थी, जब जिंदगी से मतलब गायब हो जाता है तो तकलीफ कई गुना बढ़ जाती है। मतलब एक छोटी सी परेशानी भी पहाड़ जैसी लगने लगती है। हाँ, क्योंकि उसे सहने की कोई वजह नहीं होती, कोई क्यों नहीं होता। तो इस सब का निचोड़ क्या है? मैन सर्च फॉर मीनिंग हमें एक ऐसी सच्चाई सिखाती है जिसे हम शायद रोजमर्रा की भाग दौड़ में भूल जाते हैं। जिंदगी मुश्किल होगी, इसमें कोई शक नहीं। जिंदगी कई बार नाइंसाफी करेगी और वो हमारे हौसले को हर कदम पर परखेगी। लेकिन इन सब के बावजूद जिंदगी हमेशा हमसे एक ही सवाल पूछती है, तुम क्या जवाब दोगे? तुम्हारी प्रतिक्रिया क्या होगी? यहाँ समझने वाली बात यह है कि जिंदगी का मतलब हमें किसी थाली में सजाकर नहीं मिलता। उसे खोजना पड़ता है। उसे हर पल, हर परिस्थिति में अपने चुनावों के जरिए खोजना पड़ता है, बनाना पड़ता है। आज की ये पूरी बातचीत विक्टर फ्रैंकल की कहानी के जरिए बस यही याद दिलाती है कि सबसे गहरी पीड़ा में भी, सबसे घने अंधेरे में भी जिंदगी जीने लायक है। शर्त बस इतनी है कि हमारे पास जीने का कोई क्यों हो, कोई मकसद हो। और अब हम सुनने वालों को एक विचार के साथ छोड़कर जाना चाहेंगे। जरा सोचिए, अगर किसी को अपनी आज की परिस्थितियों में मौजूद दर्द और चुनौतियों का सामना करने के लिए अपना नजरिया चुनना हो, तो वो कौन सा एक नजरिया होगा जो उनकी जिंदगी को सबसे ज्यादा मतलब और हिम्मत देगा?